फ्रेंड्स, आज हम टॉप 5 हाई डिविडेंड यील्ड लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। सो ये टॉपिक रहेगा और मैं 5 4 3 2 1 ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं एड्रेस करूंगा। तो मतलब जस्ट टू स्टार्ट विथ कि इमेजिन कीजिए कि से सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब एक इन अ वे एक हाई डिविडेंड यील्ड पोर्टफोलियो में, एंड पोटेंशियली आप अराउंड 60,000 to 1 लाख रुपीज तक अगर आपको एन्युअली डिविडेंड आ रहा है तो डेफिनेटली आई थिंक इट साउंड्स क्वाइट अट्रैक्टिव। ओके। बट एक चीज हमेशा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स्ड लाइक बैंक इंटरेस्ट। ये बैंक इंटरेस्ट की तरह बस आते ही रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, और मतलब गारंटीड काइंड ऑफ थिंग ऐसा नहीं होता है। सो अ हाई यील्ड कैन समटाइम्स इंडिकेट कि अगर शेयर प्राइस गिर भी रही है ना तो भी यील्ड्स ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली यील्ड ज्यादा नजर आ सकती है। तो इसीलिए मतलब इसको एक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस उस एंगल से नहीं समझना है। बट हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमें पता करने हैं, तो उस एंगल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे। और ये जो भी कंपनीज हम अभी डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है। सो नंबर 5 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, आरईसी कंपनी है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है विच इज अराउंड 6% करेंटली, जो डिविडेंड यील्ड है। ओके। और ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आरईसी। और दे आर प्राइमरीली फाइनेंसिंग इंडिया पावर सेक्टर, और जल्द ही इसका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मर्जर भी होने वाला है। ओके। सो उसके बारे में भी मतलब आने वाले समय में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। So it lends to power generation, transmission, distribution, and renewable energy projects. Okay. So इन सेगमेंट्स को या ये फंड करता है। मतलब अगर 6% की यील्ड है तो किसी ने 10 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट किए होते तो थियोरेटिकली अराउंड 60,000 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे मिल जाता। बट ये मिलता ही रहेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है। सो हाँ, अनचेंज्ड रहे और ऐसे ही चलता रहे तो ये हो सकता है, बट नथिंग इज गारंटीड ओवर हियर। एक पॉजिटिव फैक्टर क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कि इंडिया के जो रिक्वायरमेंट है, ग्रोइंग रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट उसी तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है। एंड दैट्स वाई अर्निंग विजिबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना इस पर्टिकुलर सेक्टर का, वो अच्छा नजर आता है। बट डेफिनेटली देर आर रिस्क ऑल्सो, वन कैन नॉट डिनाई दैट। क्या हो सकते हैं रिस्क? कि भाई लोन क्वालिटी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर मेजरली इनटू लेंडिंग। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। देन एक्सपोजर टू फाइनेंशियली वीकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी है इसमें इन्वॉल्व। तो इन अ वे कुछ मतलब गड़बड़, या फिर गड़बड़ इन द सेंस कि भाई गवर्नमेंट चेंज होना, फिर इंटरेस्ट पे आउट्स में डिले होना, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लस ये जो मर्जर है पीएफसी के साथ, ये कैसे होता है ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आरईसी के बारे में था कि नंबर 5 पे है ये, 6% का डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे। सो नंबर 4 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? नंबर 4 पे है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका भी जो मतलब ये फिफ्थ 6% से ज्यादा है यील्ड इसका। सो करेंटली इट्स यील्ड इज 7%। ओके, ये 7% का यील्ड है। अब भारत पेट्रोलियम जो है ना, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वन ऑफ दी, मतलब नॉट दी लार्जेस्ट। ओके। एंड इस रिफाइनिंग का भी बिजनेस है इसका पर्टिकुलर कंपनी के पास। इसके जो ऑपरेशंस में है, ऑपरेशंस में रिफाइनरीज आता है, पेट्रोल पंप्स है इनके पास, देन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस है। एविएशन फ्यूल भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स में भी है। सो ओवरऑल 7% का डिविडेंड यील्ड इस पर्टिकुलर कंपनी का है। अब
रिसेंटली अगर हम देखते हैं ना, तो ये कैलेंडर ईयर में 2026 में दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 16%। 16% से ये कंपनी का स्टॉक नीचे है। सो डिनोमिनेटर कम होने की वजह से भी यील्ड जो है ना वो थोड़ी सी हायर साइड में हमें नजर आती है। तो ये समझना भी जरूरी है यहाँ पे। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे है, प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं ऊपर नीचे, एंड द फ्रीडम टू पास हायर फ्यूल कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। सो बोला तो जाता है कि भाई इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस जो है ना वो डीरेगुलेटेड है, बट एवरीबडी नोज दैट कि इसमें इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट के साइड से। अल्टीमेटली पीएसयू कंपनीज है तो दे विल हैव टू लिसन, बिकॉज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड ऑल दोज फैक्टर्स विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है। सो इसीलिए वैसे देखा जाएगा भले यील्ड बहुत अच्छी लग रही है डिविडेंड यील्ड, बट 16% से स्टॉक भी नीचे है। तो ये समझना जरूरी है हमें कि डिविडेंड यील्ड इज नॉट गारंटिंग यू कि भाई इतना तो आपको सरप्लस पैसा मिलेगा ही जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये रिस्क आपको समझनी जरूरी है। नंबर 3 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? नंबर 3 पे भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही है। सो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इसका भी जो डिविडेंड यील्ड है वो 7% का है। ओके। सो दिस इज ऑल्सो दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है। और इसका बिजनेसेस किस किस चीज में है? इसका भी, इसके बिजनेसेस भी रिफाइनिंग में है बिजनेसेस, देन फ्यूल रिटेलिंग में भी है ये, देन पाइपलाइंस एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। ये कंपनी का स्टॉक भी 16% से ज्यादा गिर चुका है 2026 में। ठीक है। तो अगेन वन मोर रीजन व्हाई द यील्ड इज ऑन हायर साइड, बिकॉज डेनोमिनेटर हैज गॉन डाउन। सो मतलब अगर इसमें भी अगर किसी ने टेक्निकली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अराउंड 70,000 रुपीज का 7% के हिसाब से डिविडेंड आ सकता है। बट अगर प्राइस ही आपकी नीचे चली जाएगी देन इट विल नॉट लुक दैट अट्रैक्टिव। ओके। सो इंडियन ऑयल ये जो कंपनी है इट बेनिफिट्स फ्रॉम मैसिव रिफाइनिंग कैपेसिटी। सो इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी बड़ी है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया में, एंड ये काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया, मतलब ओवरऑल कंट्री के एंगल से अगर हम बात करते हैं तो ये जो बात हो रही थी ना इन बिटवीन, ये जो जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह ऊपर चले गए, प्रेशर जिस तरीके से बन रहा था, तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं ना, तो उसमें ये कंपनीज काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। बट अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा रहते, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा रहना ये कंपनी के लिए ओवरऑल निगेटिव हो सकता है। अभी हमने इन बिटवीन बात सुनी थी ना कि कैसे कंपनीज वर लूजिंग डेली ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपीज टू 1,600 करोड़ रुपीज, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे। बट दीज कंपनीज वर नॉट इन अ पोजिशन टू पास ऑन द प्राइस हाइक्स। ठीक है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली मार्केटिंग के जो मार्जिन है वो स्क्वीज होते हैं अगर पेट्रोल और डीजल एलपीजी प्राइसेस रिवाइज वो एडिक्वेटली नहीं कर पाते हैं तो। सो दैट इज अ रिस्क दिस काइंड ऑफ कंपनीज कैरी। सो दैट्स वाई इन्वेस्टर्स ने जो है सिर्फ डिविडेंड्स को नहीं देखना है। इन्वेस्टर्स विल हैव टू ट्रैक ऑन दी रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे कंपनी के, गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसीज कैसे हो रही है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है। अब नंबर 2 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? सो नंबर 2 पोजीशन पे भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ही है, और कंपनी का नाम है कोल इंडिया। सो कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज अराउंड 8%। सो कोल इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है, और एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है कोल इंडिया इन फ्यूलिंग इंडियाज पावर सेक्टर। हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इन ऑल दोज थिंग्स, ग्रीन एनर्जी सबकी बात होती है, सोलर विंड वगैरह। बट आज भी हमारी थर्मल पावर प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और जिस तरीके से इन बिटवीन ये सारी चीज जो चीज़ें हुई है अभी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वॉर के चक्कर में जो एनर्जी इनसिक्योरिटी हमने फील की है, तो उसको एनर्जी सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर गुड नंबर ऑफ ईयर्स वी विल हैव टू डिपेंड ऑन थर्मल पावर, एंड दैट्स व्हाई कोल इंडिया विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। सो 8% की यील्ड मतलब 10 लाख रुपए में 80,000 रुपए का डिविडेंड। जरूरी नहीं कि हर साल
उसी तरीके से वो आता रहेगा, तो ये समझना उतना ही जरूरी है। बट डेफिनेटली कोल इंडिया गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है वैसे। ठीक है, एंड रिलेटिवली लो डेट है कंपनी पे, सो डेट लेवल्स आर क्वाइट लो, एंड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, तो कोई चैलेंज ही नहीं है इसको डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म रिस्क डेफिनेटली है, जिस तरीके से हम कार्बन न्यूट्रल बनने की बातें कर रहे हैं ओवर द लॉन्गर होराइजन, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वैल्यू जो है किसी भी कंपनी की, जहां पे बहुत लंबा मतलब आपको विजिबिलिटी नजर नहीं आता है, या फिर बिजनेस रिस्क ही वहां पे सामने आ जाती है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। सो ट्रांजिशन की रिस्क डेफिनेटली इस कंपनी पे है, बट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तो स्ट्रांगली इसके कैश फ्लोज वगैरह काफ़ी अच्छे रहेंगे ऐसा लगता है। ठीक है, एंड इसीलिए कोल इंडिया ये जो कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया के लिए फॉर मेनी ईयर्स। बट ये समझना ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि नहीं नहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मतलब ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी और ऐसे ही डिविडेंड यील्ड्स आते रहेंगे, सो आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट एजम्पशन टू डू। ठीक है, और नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है, बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं अभी की, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें काफी डीमर्जर हुए हैं, बट करेंटली जो वेदांता जो मेन कंपनी रही है तो उसका डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 10%। बट अब आफ्टर डीमर्जर बातें ऐसी चल रही कि अराउंड 7 to 8% के बीच में इसका फ्यूचर डिविडेंड यील्ड रह सकता है। सो ये कम हो सकता है, बट करेंटली जो पास्ट 12 मंथ्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है वहां पे ये 10% का डिविडेंड यील्ड देता हुआ हमें नजर आता है। सो अभी आने वाले समय में बिकॉज ऑफ द डीमर्जर बहुत सारे पेरेंट ग्रुप का डेट एंड ऑल दोज फैक्टर्स, वो डेट रीपेमेंट करने के चक्कर में ही बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए डिविडेंड्स भी ज़्यादा होते थे, कैपेक्स उस तरीके से नहीं होता था। तो अब सारी कंपनीज को अलग अलग कर दिया है। सो लेट्स सी कैसे कैपिटल एलोकेशन होता है और क्या सही में ये कंपनी विलिंगली हायर डिविडेंड दे सकती है क्या, तो ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सो ये जो 5 स्टॉक्स है ना, ये 6 से 10% के बीच में हमें मतलब ये एक डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहे हैं। बट क्या ये समझना सही है क्या कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होता रहेगा, एंड सो दैट इज नॉट अ राइट एजम्पशंस। ओके, सो ये जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हो या डिविडेंड्स हो, ये काफी शार्पली भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि दीज कंपनीज आर डायरेक्टली लिंक टू कमोडिटीज एंड एनर्जी सेक्टर्स, जिसमें कोल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, मेटल प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स मस्ट रिमेंबर डिविडेंड यील्ड राइजेस व्हेन द डिविडेंड इंक्रीजेस, बट इट ऑल्सो राइजेस कि जब स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरते हैं तब भी डिविडेंड यील्ड्स ऊपर नजर आते हैं, एंड डिविडेंड्स आर नॉट गारंटीड। प्लस डिविडेंड इनकम जो भी है विद द न्यू टैक्सेशन थिंग्स, तो डिविडेंड इनकम कंप्लीटली टैक्सेबल है, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और एज पर योर स्लैब द टैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि हाइयर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी नजर हमेशा जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उस पर भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डिविडेंड यील्ड तो आपको काफी अच्छी लग रही है, बट अगर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उससे अगर कम लेवल पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ओवरऑल द बेनिफिट्स विल नॉट बी दैट हायर। सो इसीलिए जब भी आप हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज चूज कर रहे हो तो उसमें कितने सस्टेनेबल प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट कर पा रही है, कितने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज कंपनी के हैं, डेट को वो कैसे मैनेज कर रहा है, हेल्दी लॉन्ग टर्म बिजनेस सही में है क्या, क्या है उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इसलिए हाई डिविडेंड यील्ड है क्या, ये सारे फैक्टर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।